Okay, good afternoon, students. This is your political science class, and we are doing chapter number 1 of book 2. And today's our topic is related to integration of the princely states of India. Yesterday, we see how the princely states of India were integrated by Sardar Vallabhbhai Patel, and the problem with some of the princely states which remained till some of the time is related to Jammu Kashmir, Hyderabad, Junagadh and Manipur. Among four of them, Junagadh was merged into Indian territorial region with the help of plebiscite which we saw yesterday. So today we will see the situation of Hyderabad and Manipur. In chapter 8 we will study about the situation of Jammu Kashmir. कुल मिलाकर जो 562 प्रोविंसेस थी उसमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन परदेशी राजाओं का राज चलता था। उनमें से 4 को लेकर प्रॉब्लम हुई जिन्होंने भारत के साथ मिलने के लिए मना कर दिया। उन 4 के नाम थे जूनागढ़ को वहाँ के जनमत संग्रह के द्वारा लोगों के मत के बेस पे, वोट के बेस पे जूनागढ़ को मिला लिया इंडिया में वल्लभ भाई पटेल ने। बाद में हैदराबाद को, उसके बाद मणिपुर को, और कश्मीर आज तक समस्या रहा जिसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, अलग सिटीजनशिप होती थी, वहाँ हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। जिस सिचुएशन को अभी रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने चेंज करके उसकी 2 यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ी, वो ये यहीं से जुड़ा हुआ है क्यों उसको आज यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ा। तो कश्मीर तो अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाता पूरा, ठीक है। जूनागढ़ को आपने देख ही लिया था, तो आज हैदराबाद और मणिपुर को देखेंगे। हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, सबसे बड़ा, वाज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, और जो चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था लेकिन चाहता था कि वो एक अलग देश बने। Some parts of the old Hyderabad state are today part of Maharashtra, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। उस टाइम का हैदराबाद की जो प्रिंसली स्टेट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसमें आज के कुछ महाराष्ट्र का, कुछ कर्नाटक का और कुछ आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा शामिल था। और आंध्र प्रदेश मीन्स तेलंगाना भी मान लो अब कुछ हिस्सा। इट्स रूलर कैरीड द टाइटल निज़ाम, यहाँ के जो शासक थे उनको निज़ाम बोला जाता था, जैसे बंगाल के शासकों को नवाब बोला जाता था उसी तरह से। एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और यहाँ का शासक दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक होता था। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, जो यहाँ का निज़ाम था वो हैदराबाद को एक आज़ाद देश बनाना चाहता था। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। 29 नवंबर 1947 को इसने भारत सरकार के साथ एक स्टैंड सील एग्रीमेंट, जिसको ठहराव समझौता बोलते हैं, वो किया, जो 1 साल के लिए होता है कि भाई वो इंडिया के साथ ठहरा हुआ है, ना इंडिया के साथ पूरी तरह से मिला है, ना इंडिया से पूरी तरह से अलग हुआ है। इन द मीन टाइम ए मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्स, लेकिन निज़ाम का जो शासन था वो बहुत असहनीय था। मीन्स वो अपनी मर्जी से लोगों के साथ अन्याय करे, न्याय करे, उसकी मर्जी होती थी, तो लोग उसके विरुद्ध होने लग गए धीरे धीरे। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोस अगेंस्ट हिम। जो तेलंगाना अब एक अलग स्टेट बन गया, उस टाइम पे ये मैंने बताया हैदराबाद प्रोविंस का ही पार्ट था, प्रिंसली स्टेट का पार्ट था। इस तेलंगाना रीजन के लोगों के साथ निज़ाम ने बहुत सारे अन्याय किए थे, उनको दबाया गया था, तो वो लोग इसके विरुद्ध इकट्ठे हो गए थे। वुमेन हु हैड सीन द रोस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ज्वाइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स, तो जितनी महिलाएं निज़ाम के शासन में पीड़ित थी, दुखी थी, वो सभी भी इस आंदोलन में इस हैदराबाद के निज़ाम के अगेंस्ट जो आंदोलन चला उसमें शामिल हो गई। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, ये आंदोलन हैदराबाद कस्बे नामक कस्बे से ही शुरू हुआ, मतलब उसके आसपास से ही। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, हैदराबाद की कम्युनिस्ट पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस मूवमेंट को लीड किया।
मीन्स उसको सपोर्ट किया। द निज़ाम रिस्पोंडेड बाई अनलीजिंग ए पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार्स ऑन द पीपल। अब निज़ाम ने इस आंदोलन को दबाने के लिए रजाकार्स नाम की अपनी एक सेना बनाई। अब रजाकार क्या है ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। द एट्रोसिटीज एंड द क्रिमिनल नेचर ऑफ रजाकार्स न्यू नो बाउंड्स। तो जो ये रजाकार नाम की निज़ाम की फौज थी, इसने सभी लोगों पे बहुत अन्याय किया जो आंदोलन कर रहे थे। दे मर्डर्ड, मेम, रेप एंड लूटेड। उन्होंने बहुत लोगों की हत्या की, बहुत महिलाओं के साथ रेप किया, उनको लूटा, उनके ऊपर अत्याचार किए। टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। और इन्होंने जो रजाकार्स नाम के जो सेना में लोग थे, इन्होंने ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के अलावा जो लोग थे उनको टारगेट किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। अब ये सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो हमारी केंद्रीय सरकार को इस सिचुएशन को संभालने के लिए सेना भेजनी पड़ी। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्स। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने निज़ाम की रजाकार्स नाम की सेना को कंट्रोल कर लिया। आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ इंटेरिमेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर। बाद में निज़ाम और भारतीय सेना के बीच 3-4 दिन के कंटिन्यूस अपने आमने सामने के बाद निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। और इस तरह से हैदराबाद भारत का एक पार्ट बना। अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी अबाउट मणिपुर। मणिपुर। ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बुध चंद्रा सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी, आई रिपीट इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। भाई आज़ादी से कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बुध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ मिलने के एक समझौते पर साइन किया, लेकिन इस समझौते में ये बातें लिखी हुई थी कि मणिपुर की आंतरिक आज़ादी के ऊपर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। मणिपुर की आंतरिक आज़ादी वहाँ के महाराजा के पास ही उससे रिलेटेड काम करने की ताकत रहेगी, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन जो भारत में नॉर्मली मिले उनको क्या राइट मिले क्या नहीं मिले ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बट मणिपुर को क्या राइट मिले क्या नहीं मिले ये मणिपुर के महाराजा ने डिसाइड किया। मतलब उसको मिलाने के लिए शुरुआत में भारत की स्थिति भी स्ट्रॉन्ग तो थी नहीं, अंग्रेजों ने लूट रखा था, तो उस टाइम पे जो जिस तरह से मिलाया गया उसको उस तरह से मिला लिया था। जो भी उस टाइम के लीडर्स थे उन्हें पता था फ्यूचर में इंडिया जब ग्रो करेगा, इंडिया ताकतवर होगा, तो धीरे धीरे हम इनको पूरी तरह से कंट्रोल में अपने आप कर लेंगे, जैसे हैदराबाद किया। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। लेकिन जनता के दबाव में आकर जून 1948 में मणिपुर के महाराजा को इलेक्शन करवाने पड़े। एंड दस द स्टेट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल होगा, मोनार्की मतलब राजतंत्र। अब ये दोनों चीज़ें वैसे तो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से ओपोजिट हैं, लेकिन दोनों चीज़ें साथ भी हो सकती हैं कई बार। साथ कैसे? इलेक्शन हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया मोनार्की, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिस इंसान को ज़्यादा वोट मिले वो वहाँ का राजा बना, बस ये सिचुएशन चेंज हुई। पहले क्या होता था, जो राजा था वही रहेगा, बाद में उसका बेटा राजा बनेगा। बट अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होती है, इलेक्शन तो होते हैं बट बनता है राजा ही जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया इस इलेक्शन के बाद मणिपुर। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस तरह से मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के इलेक्शन हुए, मतलब एक पर्टिकुलर उम्र से ऊपर के सभी लोगों ने वोट डाले, मतलब जो जो इच्छुक थे। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। अब जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, आपको याद है ना, अभी बताया कि इलेक्शन हो गए थे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है इलेक्शन में, जिन जिन लोगों को वोट मिलती है, जो जो अपने रीजन के एमएलए एमपी कुछ भी जो उस टाइम पे नाम दिए गए वो बने।
तो उस असेंबली में जो अलग अलग पार्टीज के लोग चुनकर आए उनके बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोध था कि भारत के साथ मिले या अलग देश बने। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज्ड टू दिस। वहाँ की जो कांग्रेस की ब्रांच थी, कांग्रेस क्या चाहेगी, कांग्रेस भाई पूरे भारत की ब्रांच थी उस टाइम पे, तो और अदर कोई बड़ी पार्टी थी नहीं। जो पार्टी थी वो कांग्रेस से तो छोटी ही थी या कांग्रेस से ही निकली थी अलग आइडियोलॉजी के साथ। तो वहाँ की कांग्रेस की ब्रांच तो चाहती थी कि मणिपुर भारत के साथ मिले, लेकिन अलग जो अदर पार्टीज थी वो चाहती थी कि वो ना मिले, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected legislative assembly of Manipur। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में महाराजा के ऊपर प्रेशर बनाकर महाराजा से उस एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए जो उस मणिपुर को भारत के साथ मिलाएगा। तो इस तरह से मणिपुर भी भारत के साथ मिल गया। बट हुआ क्या, इसमें महाराजा के ऊपर प्रेशर डाल के अकेले महाराजा के साइन तो हो गए, बट अब उसमें महाराजा तो था बट वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भी चुन चुके थे वहाँ के लोग। तो ज़्यादा पॉपुलर वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थी क्योंकि वो तो वोट देने के बाद बनी थी, ठीक है। तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी सदस्य नाराज़ हो गए कि भाई हमसे पूछे बिना भारत सरकार ने महाराजा के ऊपर दबाव बना के मणिपुर को भारत में मिला लिया, हमसे भी पूछना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऐसा मणिपुर के उस लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। दिस कॉज्ड ए लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। इस तरह से मणिपुर के लोगों में और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों में बहुत सारा गुस्सा भर गया भारत के नाम का। द रेप्स ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। और इस चीज़ की दिक्कतें और इस चीज़ के परिणाम आज भी देखे जा रहे हैं। बार बार आपने सुना होगा, कभी नागालैंड के कुछ ग्रुप या कुछ एसोसिएशन कहने लगते हैं कि हम इंडिया से आज़ाद होना चाहते हैं, कभी मणिपुर के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। देखो अब यहाँ की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल तो जम्मू कश्मीर की थी, बट उसको भी अब गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, बट वहाँ पर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बात अलग है। तो मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, इन स्टेट में कभी कभी डिमांड उठती है। जैसे भाई तेलंगाना में डिमांड उठती थी बार बार कि हमें आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बनाओ, तो उसको बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ की डिमांड उठती है कि हमें अलग कंट्री बनाओ। अब ये छोटे छोटे हैं, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, इनको कैसे मतलब ये भारत सरकार के ऊपर हावी हो सकते हैं, तो ऐसे ही इनको मना लेती है गवर्नमेंट और अभी ये भारत के साथ बने रहेंगे। लेकिन कभी कभी लोग मतलब जो उस एसोसिएशन से जो आज़ादी के टाइम से चल रहे हैं उनसे जुड़े कुछ लोग जो उसकी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ था, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने धोखा किया था और हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और हमें इंडिपेंडेंट होने दो, हमें अलग कंट्री बनाओ, ठीक है। बट ये अब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है कोई भी सिचुएशन। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट्स। ये कह रहा है कि भाई ये कार्टून दिखा रहा है कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स और वहाँ के जो लोग थे उनके बीच के रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन पटेल्स अप्रोच टू रिजोल्व दिस। तो ये क्या दिखा रहा है इसमें, पटेल की अप्रोच। देखो अभी मैं समझाता हूँ। जो नीचे इंसान आपको बैठा हुआ दिख रहा है वो क्या है, वो वहाँ की पॉपुलेशन है। उसके ऊपर जो बैठा वो वहाँ का रूलर है। तो क्या था, जो राजा थे वो जनता को दबा कर रखते थे, डरा कर रखते थे। और जो पटेल की सिचुएशन क्या है, एक तरफ तो वो हाथ बढ़ा रहा है, मीन्स वो कह रहा है कि हमारे साथ हाथ मिलाओ और आप इंडिया के पार्ट बनोगे इतने बड़े देश के। और दूसरी क्या दिखा रहा है कि यदि आप प्यार से नहीं मानोगे तो फिर ज़बरदस्ती हम आपको मिलाएंगे ही, ठीक है। और इसको ही बोलते हैं पटेल की मतलब इस तरह की रक्त और लोह की नीति, या किस मतलब ऐसा माना जाता पटेल ने लगभग सारी प्रिंसली स्टेट्स को अपने मतलब डिप्लोमेटिक पॉलिसी से मिला लिया था, मतलब प्यार से भाईचारे से इंडिया के साथ जो 2-4 बच्चे थे उनको फिर धीरे धीरे उसने ज़बरदस्ती सोल्व कर दिया, ठीक है। कश्मीर ही एक ऐसा बच्चा था जिसको अच्छे से वो सोल्व नहीं कर पाया था और बाद में आज तक वो प्रॉब्लम चली रही। तभी बीजेपी गवर्नमेंट बार बार पटेल का नाम लेती है, नेहरू का नहीं लेती, ठीक है।
तो ये है आज का आपका टॉपिक।